आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और यह जेट वायुयान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। तो कह रहा है कोई जेट वायुयान, तो सबसे पहले आप समझिए जेट वायुयान क्या होता है। जेट वायुयान में क्या होता है कि पंखे नहीं लगे होते हैं, ईंधन जलता है और पीछे से निकलता है, और जब पीछे से निकलता है तो वो पीछे निकलने वाला ईंधन पृथ्वी पर दबाव डालता है, जिसकी वजह से वह जेट वायुयान आगे की ओर बढ़ता है, यानी ऊपर की ओर जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे खेलने वाले रॉकेट लाते हैं तो उसमें पीछे आग लगा देते हैं तो वो साए से ऊपर उड़ जाती है। तो वही जेट विमान के देख करके ही वो जो रॉकेट बनाई गई है बच्चों को खेलने वाली, वो तैयार की गई है जेट वायुयान के द्वारा। तो उसी तरह ये काम करता है। तो कह रहा है कि जेट वायुयान की जो चाल है वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की है और यह जेट वायुयान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि कह रहा है यह जेट वायुयान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकलता है। मतलब जेट वायुयान 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जा रहा है और उस जेट वायुयान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दहन उत्पाद, मतलब जलने वाले जो पदार्थ उसके अंदर बारूद भरी गई है, जो भी जलने वाला पदार्थ है, उसको बाहर निकालता है। सापेक्ष बात को ध्यान देना है, जो सापेक्ष लिखा है। अब कह रहा है कि जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। तो जमीन पर कोई खड़ा व्यक्ति है तो वो देख रहा है उस जेट वायुयान को। तो कह रहा है जमीन पर जो व्यक्ति खड़ा है, प्रेक्षक मतलब जो उस वायुयान का प्रेक्षण कर रहा है, यानी परीक्षण एक तरह से, मतलब उसको देख रहा है, तो उसके सापेक्ष जो जमीन पे व्यक्ति खड़ा है उसके सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। वायुयान के सापेक्ष तो 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जमीन पे खड़ा है जो प्रेक्षक, उसके सापेक्ष ये दहन उत्पादों की चाल क्या होगी, ये जानना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि माना जेट वायुयान ऊपर की ओर धनात्मक दिशा वीजे वेग से गति कर रहा है। जे शब्द लगा है जेट की वजह से, तो जेट वायुयान है तो जे लगा दिया है, जेट JET इसकी स्पेलिंग होगी। तो ऊपर की दिशा को धनात्मक माना है और पीछे की दिशा को उसने ऋणात्मक माना है। हम किसी एक दिशा को धनात्मक मानेंगे, दूसरी उसकी उल्टी वाली को ऋणात्मक मानेंगे। तो अब धनात्मक दिशा मान लिया जेट की, तो वीजे मान लिया धनात्मक, तथा उससे उत्सर्जित गैसें नीचे की ओर यानी ऋणात्मक दिशा वीजी वेग से गति कर रही हैं। अब गैसें हैं तो गैस के जी से शुरू होगी स्पेलिंग, GAS, इसलिए वीजी माना है गैस की गति को, जो कि ऋणात्मक दिशा में जाएगी। जबकि प्रेक्षक जमीन पर स्थिर है, अर्थात VO = 0। O का मतलब ऑब्जर्वर को हिंदी में प्रेक्षक बोलते हैं। तो जो जमीन पे खड़ा है वो तो चल नहीं रहा, तो VO = 0 हो गया। जेट की वेलोसिटी J मान लिया गया VJ, और जो गैस पीछे की ओर निकल रही है उत्सर्जित हो रही हैं उनकी वेलोसिटी यानी वेग को VG मान लिया गया। अब आगे का खेल देखते हैं। अब देखिए VJ यानी जेट का जो वेग है उसको हमने ऊपर की ओर धनात्मक माना है, तो 500 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब जो जलने वाली गैस है वो पीछे की ओर निकल रही है, मतलब जेट जिधर चल रहा है उसकी उल्टी दिशा में उसको हमने निगेटिव यानी नकारात्मक माना है, ऋणात्मक माना है, तो VG में ऋण का चिन्ह लग गया, ऋण 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक खड़ा है V0 बराबर 0 हो गया, क्योंकि वो जमीन पे खड़ा है, उसका वेग कुछ भी नहीं है, जमीन पर स्थिर खड़ा है। अब वायुयान की प्रेक्षक के सापेक्ष चाल, अब वायुयान की प्रेक्षक के सापेक्ष चाल,
तो जिसकी चाल निकालना है देखिए वायुयान की, तो जिसके निकालना है उसको पहले लिखेंगे, जिसके सापेक्ष उसको घटाएंगे। इसको बार बार हम बता रहे हैं जब से एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। तो वायुयान की निकालना है तो वीजे माइनस प्रेक्षक के सापेक्ष, वायुयान की प्रेक्षक के सापेक्ष चाल, मतलब निकालना हमको जेट वायुयान की है और प्रेक्षक के सापेक्ष। तो वीजे माइनस वी जीरो बराबर वायुयान की 500 मीटर है और प्रेक्षक जमीन पे खड़ा है उसकी 0 है, तो 500 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड प्रेक्षक के। वैसे भी वो जमीन पे स्थिर है तो उससे दूर जा रहा है या मतलब पास है जो भी है तो वो स्थिर है, इसलिए उसके सापेक्ष जो वायुयान है उसकी चाल 500 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब दहन उत्पादों की जेट वायुयान के सापेक्ष चाल, अब दहन उत्पादों की जिसकी निकालना है उसको पहले लिखेंगे, तो वीजी माइनस वीजे बराबर माइनस 1500 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ये हमको। दहन उत्पादों की जेट वायुयान के सापेक्ष, अभी हमने बताया था ना कि सापेक्ष शब्द को ध्यान देना, ये सापेक्ष लिखा है, तो यह जेट वायुयान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है, यानी दहन उत्पादों की चाल है जेट वायुयान के सापेक्ष, यानी वीजी माइनस वीजे, तो वीजी माइनस वीजे आ गया माइनस 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि इस नीचे वाली चाल को हमने ऋणात्मक लिया है तो माइनस 1500 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब बाहर आने वाली गैसों का वेग वीजी तथा जेट का वेग वीजे परस्पर विपरीत दिशा में है, क्योंकि गैस पीछे की ओर निकल रही है, जेट वायुयान आगे की ओर जा रहा है। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण ये 1 है, इसमें 2 को जोड़ेंगे तो वीजे माइनस वी जीरो प्लस वीजी माइनस वी आई बराबर 500 माइनस ये प्लस है तो ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा 1500, तो वीजी माइनस वी जीरो या वीओ कहें बराबर माइनस 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई गैस जो बाहर निकल रही है, दहन उत्पाद जो बाहर निकल रहा है वायुयान से, उसकी चाल है जो जमीन पर खड़ा ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक है उसके सापेक्ष, ये गैस की चाल आ गई। अतः दहन उत्पाद गैसों की प्रेक्षक के सापेक्ष चाल कितनी आ गई 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई हमारी। अब निगेटिव चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि गैसों की यह चाल जेट वायुयान की गति के विपरीत दिशा में है। ये ऋण चिन्ह हमको ये बता रहा है कि जो गैसों की चाल है तो जेट वायुयान जिधर जा रहा है उसकी उल्टी दिशा में है, यानी विपरीत दिशा में है। तो ये दहन उत्पाद गैसों की प्रेक्षक के सापेक्ष चाल आ गई 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमसे पूछा जा रहा है। इसको हम साधारण तरीके से भी अपनी समझ से निकाल सकते हैं। समझ से इस प्रकार निकाल सकते हैं कि ये मान लीजिए कोई प्रेक्षक खड़ा है और ये जेट वायुयान आगे चल रहा है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और पीछे की ओर जो है 1500 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गैस निकल रही है। ये ऋण चिन्ह तो हमने दिशा के लिए लगा दिया कि इसके उल्टा है, बाकी इसका उस तरह कोई मतलब नहीं है। तो अब ये जमीन पे व्यक्ति खड़ा है तो ये 500 मीटर से आगे भी जा रहा है, 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इससे गैसें निकल रही हैं। तो अगर हकीकत में देखा जाए तो ये 500 आगे बढ़ रहा है तो इसमें से 500 घट के ही इसको प्रतीत होगा जो यहाँ खड़ा है, तो वही 1000 आ गया। और ऋण चिन्ह तो इसलिए लगा है कि ये उल्टी दिशा में इसके निकल रही है गैस। तो इस तरह भी हम लोग साधारण तरीके से भी समझ सकते हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। राजमार्ग मतलब जीटी रोड जो है, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, मतलब चौड़ी रोड है। तो सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है।
इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए। कार को रुकने में कितना समय लगेगा। तो मंदन को इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं। त्वरण जब वेग बढ़ता है प्रति सेकंड तो उसके कारण होता है, और जब वेग घटता है प्रति सेकंड तो उसको मंदन कहते हैं। जाहिर सी बात, जब ब्रेक लगाई जा रही है तो त्वरण उसका प्रति सेकंड घटेगा, यानी मंदन होगा। तो हमको कितना दूरी पर कार रुकेगी वो निकालना है। नहीं, कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मंदन यानी रिटार्डेशन निकालना है, और कितने समय में कार रुक जाएगी ये निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं वेग जो है, वेग हमारा दिया है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें 5/18 गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अब ये 5/18 का गुणा क्यों करते हैं, किलोमीटर है तो 1000 हो गया, मीटर में बदलेंगे, बटे घंटा है तो पहले 1 घंटे में 60 मिनट हो जाएंगे और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इससे ये कट गया, ये 2 से ये कट गया। अब 2 से कटा तो ये 5 आ गया, 2 से कटा तो ये 3 आ गया, तो ये 5 ऊपर हो गया और 6 तिरिक 18 ये नीचे हो गया। इसलिए 5/18 गुणा करते हैं कि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, तो इसको ध्यान देना। तो अब देखिए, चूंकि कार का ये प्रारंभिक वेग v0 का है, या u लिख रहा है, यहाँ पे u भी कह सकते हैं, प्रारंभिक वेग को u कह सकते हैं। अब कह रहा है कि 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है, तो रुकने के बाद उसका वेग 0 हो जाएगा, तो अंतिम वेग v बराबर 0 हो गया। और कितनी दूरी तय की कार, 200 मीटर। अब देखिए, हमको u दिया है, v दिया है और दूरी दे दी गई है। तो अब ये आपको अपने दिमाग से सोचना है कि हम कौन सा समीकरण, गति का नियम, कौन सा समीकरण लगाएं जिसमें त्वरण भी हो। त्वरण मतलब मंदन, इसी को निगेटिव में कह देंगे तो मंदन होगा। त्वरण भी हो, प्रारंभिक वेग भी हो, अंतिम वेग भी हो और दूरी भी हो। तो ये देखिए तीसरा समीकरण है गति का, v² बराबर u² प्लस 2as। यस हमारी दूरी है, जिसको पहले वहाँ y लिखता था, और u हमारा प्रारंभिक वेग है, जिसको NCERT में v0 लिखा जाता था। तो चाहे जो आप माने, अपनी सुविधा के हिसाब से मान सकते हैं। तो ये हमको a निकालना है, यानी मंदन। तो a बराबर आ गया, ये इधर चला जाएगा, तो v² माइनस u² अपान 2s। अब देखिए, हमने ऐसा समीकरण लगाया जिसमें प्रारंभिक वेग भी है, अंतिम वेग भी है, और त्वरण भी है और दूरी भी है। हमको यही सब दिया है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, दूरी और त्वरण हमको निकालना है। तो a बराबर v² माइनस u² अपान 2s हो गया। तो ये अंतिम वेग हमारा 0 है, क्योंकि कार रुक जाएगी, तो 0 हो गया, माइनस प्रारंभिक वेग 35 मीटर प्रति सेकंड आ गया है, अपान 2 गुणे दूरी कितनी चली है, 200 मीटर। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया -49/16 यहाँ पर हो गया। ये सॉल्व किया तो आ गया माइनस का 3.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। हमें देखिए, ऋण को पूरे स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि ऋण तो इस फार्मूले में, ये जो 35 है उसका केवल स्क्वायर करना। तो माइनस में 3.06 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब ये ऋण चिन्ह ही हमको बताता है कि त्वरण घट रहा है, यानी मंदन है। तो कार का मंदन आ गया, यानी रिटार्डेशन आ गया -3.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब गति के प्रथम नियम से मंदन निकाल लिया। अभी हमको पूछ रहा है कि मंदन के साथ साथ समय कितना लगेगा रुकने में, वो निकालना। अब देखिए, अब हमको ऐसा समीकरण चूज करना है जिसमें प्रारंभिक वेग दिया हो, अंतिम वेग दिया हो, त्वरण दिया हो और समय भी दिया हो, दूरी भी दी हुई। इनमें से जिसमें सब दिया हो या जो हमारे काम के हैं वो दिया हो, वही फार्मूला हम लगाएंगे। तो अब देखिए, इसने गति का प्रथम नियम लगा दिया है, v बराबर u प्लस at। अब दूसरा नियम ये है, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, या साधारण लिखेंगे तो यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यस ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
तो उस हिसाब से अगर हम निकालेंगे, यहाँ पर देखिए यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिया, इसमें सब भी है, इसमें दो चीज़ें समय के दो भाग आ जाएंगे, तो इससे हमको समय निकालने में ज़्यादा समस्या उत्पन्न होगी। निकल आएगा इससे भी, क्योंकि दूरी दी है 200 मीटर और त्वरण भी निकाल लिए हैं, मंदन तो निगेटिव में लिख देंगे, लेकिन इससे सॉल्व करने में हमको ज़्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन ये आसानी से निकल आएगा इससे समय। तो अब यहाँ देखिए v बराबर u प्लस ए टी, तो t बराबर v माइनस यू इधर आ जाएगा, अपान a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंतिम वेग हमारा 0 है, माइनस प्रारंभिक 35 अपान a हमने निकाला है माइनस 49/16, जो पूर्णांक नहीं था वो त्वरण मंदन लिखा है। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 11.4 सेकंड। अतः कार द्वारा रुकने में लिया गया समय 11.4 सेकंड। अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां ए व बी दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक समान चाल से और एक ही दिशा में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक समान चाल है, एक ही दिशा है। अब कह रहा है प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है और गाड़ी ए गाड़ी बी से आगे है। गाड़ी ए जो है बी से आगे है, बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है तथा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है। अब ए आगे है लेकिन बी वाला ए से आगे निकलना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी को ज़्यादा गति से चलाना पड़ेगा और प्रति सेकंड उसकी गति बढ़ाना पड़ेगा, और गति प्रति सेकंड बढ़ने को ही त्वरण कहते हैं। तो ये कह रहा है कि वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है, मतलब प्रति सेकंड वो 1 मीटर प्रति सेकंड उसकी गति हर सेकंड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे पहले 1 मीटर प्रति सेकंड है तो दूसरे सेकंड में 2 मीटर, तीसरे वाले में 3 मीटर, चौथे वाले में 4 मीटर। तो यही कहते हैं कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो गया। तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है। यदि 50 सेकंड के बाद बी का गार्ड ए के चालक से आगे हो जाता है तो दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितनी थी। अब कह रहा है अगर वो 50 सेकंड में बी ए के चालक से आगे हो जाता है, तो चूंकि ए आगे थी बी वाली से, तो उस बी जो पीछे से आगे निकलना चाहता है, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो 400 मीटर उसने दूरी 50 सेकंड में तय की, तभी तो आगे निकल पाया। तो इन बातों को, इन गणित को समझिए। तो अब कह रहा है कि दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितनी थी, कि वो 50 सेकंड में 400 मीटर लंबी गाड़ी को पार करके ए से आगे निकल गया। तो इसको ध्यान देना। तो देखिए प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, कह रहा है दो रेलगाड़ियां ए व बी दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही है। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है, तो 400 मीटर प्रत्येक गाड़ी लंबी है, तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई आई ए बराबर आई बी बराबर 400 मीटर। पहली गाड़ी को आई ए मान लिया, दूसरी गाड़ी को आई बी मान लिया। अब दोनों रेलगाड़ियों के प्रारंभिक वेग एक समान चाल से चल रही है, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों का है। तो यू ए बराबर यू बी बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा करेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितनी थी गाड़ियों की। आप दूरी निकालना है तो हमको लंबाई यानी एक तरह से दूरी दे दिया और दोनों गाड़ियों का वेग दे दिया। अब रेलगाड़ी ए द्वारा 50 सेकंड में तय की गई दूरी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, क्योंकि त्वरित गति के लिए दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। क्योंकि त्वरित गति के लिए ये फार्मूला होता है
जो यहाँ लिखा गया। चाल बराबर दूरी बटे समय हमको पता है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। तो UA इंटू टी, रेलगाड़ी ए द्वारा 50 सेकंड में चली गई दूरी, क्योंकि ए बी से आगे है, तो पहले ए कितना चलेगी और बी वाली उसको क्रॉस कर रही है, तो जितना लंबी है प्लस जितना वो आगे चलेगी पूरी तो क्रॉस करेगी, तभी आगे निकल पाएगी। तो पहले ए वाली को तो समझे कि वो कितना दूरी चलेगी। तो अब ये फार्मूला लगा करके 50 सेकंड में जो बी वाला आगे निकल जाता है, तो 50 सेकंड में ए वाली कितना चलेगी वो निकाल लेते हैं। तो यस ए बराबर 20 गुणे 50, क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड चाल है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे थी, उसको मीटर पर सेकंड में हम लोगों ने बदला था, तो 20 मीटर पर सेकंड आया था। तो 20 गुणे समय 50 सेकंड है, तो 1000 मीटर चलेगी। अब रेलगाड़ी बी द्वारा 50 सेकंड में तय की गई दूरी, अब देखिए यही फार्मूला क्यों लगाया, यही फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि इसी में दूरी है, इसी में दूरी है, त्वरण भी है, समय है। क्योंकि रेलगाड़ी बी त्वरित गति कर रही है, तो त्वरण होना चाहिए, वो समीकरण हमको लगाना पड़ेगा। तो यस बी बराबर UBT प्लस हाफ ABT स्क्वायर। तो ये आ गया यस बी बराबर दूसरी गाड़ी रेलगाड़ी बी द्वारा 50 सेकंड में तय की गई दूरी। अब आप हमसे एक चीज यहाँ ये पूछ सकते हैं कि जब आपने रेलगाड़ी ए के लिए निकाला तो उस समय ये सूत्र क्यों नहीं लगाया। तो उस समय हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि रेलगाड़ी ए के लिए त्वरण नहीं दिया गया है, तो कहाँ से रखते त्वरण, इसलिए फार्मूला लगाया क्योंकि वो एक समान गति से है। अब इसमें जब ये अत्वरित गति के लिए है, क्योंकि अत्वरित गति के लिए, इसको त्वरित हमने बोल दिया था गलती से, अत्वरित मतलब जिसमें त्वरण नहीं है, एक समान से चल रही है, तब ये फार्मूला लगाएंगे, और त्वरित गति से चल रही है तब ये फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि रेलगाड़ी भी त्वरित गति से चल रही है इसलिए ये फार्मूला लगाएंगे, तो इसको ध्यान देना है। तो यस बी बराबर 20 गुणे टाइम 50 है प्लस हाफ ए, हमको त्वरण 1 दे दिया गया है क्वेश्चन में, देखिएगा, और गुणे टाइम 50 सेकंड है, तो ये आ गया 2250 मीटर। अब दोनों रेलगाड़ियों के बीच की आरंभिक दूरी अब निकल आएगी, बी की दूरी निकल आई, ए की दूरी निकल आई, तो इसमें घटा देंगे बी में ए को, तो 2250 में 1000 घटा दिया तो 1250 मीटर आ गया। इतना दूरी है, दूरी में बी वाली गाड़ी है ए से। अब देखिए एक अन्य विधि से भी बता रहा है। अन्य विधि हमारी क्या है, प्रारंभ में दोनों रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही हैं, ट्रेन भी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होकर 50 सेकंड में ट्रेन ए को पार करती है। तो अब इसमें क्या होगा कि रेलगाड़ियों के बीच की आरंभिक दूरी बराबर रेलगाड़ी बी द्वारा 50 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से चली गई दूरी, तो ये आ जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये आ गया 0 क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, गुणे 50 प्लस हाफ ए हमको 1 दिया है, गुणे 50 का स्क्वायर। चूंकि दोनों ट्रेनें एक समान चाल से एक ही दिशा में गति कर रही हैं, अतः ट्रेन बी की ट्रेन ए के सापेक्ष चाल जब वह त्वरित गति आरंभ करती है 0 ली जा सकती है। इसलिए यहाँ पर 0 लिखा है कि जब तक त्वरण नहीं था तो ये 0 हो गया, जब तक बी में त्वरण नहीं था, क्योंकि एक समान चाल से चल रही थी। तो जब एक समान से चाल से चलेंगी तो दोनों एक ही जगह स्थिर प्रतीत होंगी। अगर बी गाड़ी में कोई बैठा है और ए गाड़ी को देख रहा है तो उसे लगेगा जैसे गाड़ी चल ही नहीं रही, क्योंकि उसी स्पीड से दोनों चल रही हैं। तो सापेक्ष गति देखा जाए अगर बी की ए के तो 0 होगी, इसलिए 0 रखा है। ध्यान दीजिए, समझ की बात है, अब समझ के करेंगे तब ये दूसरी विधि है, नहीं तो पहली विधि से ही करिए। तो यहाँ पर 0 आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1250 मीटर। तो 1250 मीटर दूर थी बी वाली गाड़ी ए से। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है 2 लेन वाली किसी सड़क पर कार ए 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती 2 कारें
बी व सी जिनमें से प्रत्येक की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार ए तक पहुंचना चाहती है। किसी क्षण जब दूरी ए बी दूरी ए सी के बराबर है तथा दोनों 1 किलोमीटर हैं, कार बी का चालक यह निर्णय करता है कि कार सी के कार ए तक पहुंचने के पहले ही वो कार ए से आगे निकल जाए। किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का कितना न्यूनतम त्वरण जरूरी है? कोई दुर्घटना भी ना हो और बी कार ए के आगे निकल जाए। तो फिर से इसको समझते हैं। कह रहा है 2 लेन वाली किसी सड़क पर, 2 लेन वाली मतलब जिसमें बीच में रास्ता बंद रहता है, एक इधर सड़क होती है एक उधर, एक में गाड़ी पूरब को जाती है तो दूसरी में पूरब से आती है, इसको 2 लेन की सड़क कहेंगे। तो कह रहा है 2 लेन की सड़क पर कार ए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती 2 कारें बी तथा सी, ये ए चल रही है। अब इसके अलावा 2 कारें और हैं बी तथा सी, जिन एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। यहाँ पर देखिए फिगर भी बना के दिखा दिया है कि ये कार ए है तो ये इधर को चल रही है और 2 कारें विपरीत चल रही हैं बी और सी। इसका मतलब एक इधर को चल रही है तो एक इधर को, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। तो एक कार ए की तरफ चलेगी, दूसरा इसके विपरीत चलेगी। तो वही कह रहा है कि 2 कारें बी तथा सी प्रत्येक की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से उल्टा चल रही है। देखिए 54 दोनों है, यूबी यूसी दोनों 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। कार ए तक पहुंचना चाहती है। अब कार ए जहां पर है ये इधर से इसके पार तक पहुंचना चाहती है, ये इधर से इसके पार तक पहुंचना चाहती है, पहुंचना चाहते हैं। किसी क्षण जब दूरी ए बी दूरी ए सी के बराबर है, किसी क्षण जब दूरी ए है तो ए बी और ए सी कह रहा है जब बराबर हैं उस क्षण की बात कर रहा है। किसी क्षण जब दूरी ए बी दूरी ए सी के बराबर है, यानी ये और ये बराबर है दूरी, तथा दोनों 1 किलोमीटर पर हैं, मतलब ये दूरी 1 किलोमीटर पर है, दोनों 1 किलोमीटर पर है। कार बी का चालक यह निर्णय करता है, ये कार बी वाला चालक यह निर्णय करता है कि कार सी के कार ए तक पहुंचने से पहले ही वो कार ए के आगे निकल जाए। तो ये निर्णय करता है। पहले तो ये सोच रहे थे कि समान समय में इसके पास पहुंच जाए, लेकिन कुछ समय बाद इसका दिमाग पलटता है कार बी वाले चालक का, और ये सोचता है कि कार सी वाला जब तक पहुंचे ए के पास उससे मैं पहले ही पहुंच जाऊं। तो कह रहा है किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का कितना न्यूनतम त्वरण जरूरी है। तो कार बी वाला कितने त्वरण से आगे बढ़ेगा ये हमको निकालना। तो अब देखते हैं। कार ए की चाल यूए हमको क्वेश्चन में दे दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदला गया तो आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दिया। अब कार बी तथा कार सी की चाल, ये फिगर बना दिया है। कार ए है, ये बी है, ये सी है। कार ए इधर चल रही है और ये दोनों उल्टा चल रही हैं एक दूसरे के, तो एक इधर जाएगी तो एक इधर जाएगी, और दोनों की 1 किलोमीटर की दूरी पर है कार ए से, तो 1 किलोमीटर की दूरी दिखा दिया जैसा हमको क्वेश्चन में बताया गया। और कार बी और कार सी दोनों का वेग बराबर है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 गुणे 5/18 कर दिया, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो ये आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। अब कार ए के सापेक्ष कार बी की चाल, अब कार ए के सापेक्ष कार बी की चाल, तो बी की निकालना है, तो जिसकी निकालना हो उसमें सापेक्ष वाली को घटाते हैं, तो यू बी ए हो जाएगा। तो यू बी माइनस यू ए, तो यू बी 15 है माइनस ए हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड, तो आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। अब कार ए के सापेक्ष कार सी की चाल, अब सी की निकालना है तो यू सी ए होगा, क्योंकि जिसकी निकालना होती है उसमें सापेक्ष वाले की घटाना है, तो यू सी माइनस यू हो जाएगा, तो 15। अब ये उल्टा चल रही है इसके, इसलिए इसका माइनस ले लिया गया, क्योंकि इसके विपरीत है, तो माइनस साइन लगा दिया, तो 15 माइनस 10 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड। अब कार ए तथा कार बी के बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। कार ए तथा बी के बीच की भी इतनी ही दूरी है, और ए से सी की भी इतनी ही दूरी है। तो कार ए तथा कार बी के बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर
बराबर 1000 मीटर, कार ए और बी की। अब कार सी द्वारा ए सी बराबर 1000 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब कार सी कितने समय में ए तक पहुंच जाएगी, तो समय बराबर दूरी बटे कार सी की कार ए के सापेक्ष चाल। बस यही देखिए गणित है, इसी बात को समझना है कि कार सी द्वारा दूरी तय करने में लगा समय, कार सी द्वारा यहां तक पहुंचने में। अब देखिए ये अगर स्थिर होती तो सीधा हम इसका वेग ले लेते, लेकिन चूंकि ये इधर चल रही है, इधर चल रही है, तो इसका वेग निकालेंगे इसके सापेक्ष। तो समय बराबर दूरी बटे कार सी की कार ए के सापेक्ष चाल, वो हमने कितनी निकाली है 25 मीटर पर सेकंड। अगर ये चलती ना होती तो डायरेक्ट हम इसकी चाल रख देते, लेकिन चूंकि ये चल रही है इधर को, ये इधर, तो इसके सापेक्ष इसकी चाल निकालना है, तो इसके सापेक्ष निकालेंगे, फिर कितना समय लगेगा यहाँ तक पहुँचने में वो पता चलेगा। तो ये आ गया 40 सेकंड, सॉल्व करने पे आ गया 40 सेकंड कार सी द्वारा तय करने में, कार ए तक पहुंचने में मतलब लगा समय। अब माना कार बी त्वरण ए से त्वरित होती है। अब देखिए त्वरण आ गया, कार बी के लिए निकालना है तो त्वरण आ गया, तो त्वरण वाला फार्मूला लगाएंगे तो जिसमें त्वरण है, तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यस बराबर यू बी ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब माना कार बी त्वरण ए से गति करती है तब, अब देखिए बी ए के पास जा रही है, तो बी की गति ए के सापेक्ष, कार ए के सापेक्ष, ये तो त्वरण है, तो यू बी ए लिखा है, तो बी की गति ए के सापेक्ष 5 हमने निकाला था मीटर पर सेकंड, ऊपर आपको बता चुके हैं। तो 5 रख दिया और समय 40 सेकंड रख दिया, ये 40 सेकंड देखिए आया है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि कार सी को 1000 मीटर दूरी तय करने में लगा समय 40 सेकंड है, तो हमने कार बी वाले में क्यों 40 सेकंड रख दिया? तो चूंकि इसलिए हमने रखा है क्योंकि कार बी का जो ड्राइवर है वो कार सी जितने समय में 1000 मीटर चल रही है यानी ए तक पहुंच रही है, तो कितने त्वरण से वो चले कि उससे आगे निकल जाए। तो जितने सेकंड में सी वाली ए तक पहुंचती है तो उस समय के हिसाब से ही ये बी वाली को त्वरण देना पड़ेगा, तभी वो सी के पहुंचने से पहले ये बी वाला पहुंच जाए ए के पास, यानी सी से आगे निकल जाए। तो इसीलिए 1000 मीटर जो तय करेगा तो 40 सेकंड बी के लिए भी रखना पड़ेगा कि बी जितने समय में सी पहुंच रही है उतने समय में बी पहुंचे और प्लस उसमें त्वरण भी रहेगा तो वो आगे निकल जाएगी, इसीलिए बी वाले में 40 सेकंड रखा गया। तो ये आ गया हमारा त्वरण निकल के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे। अतः कार बी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होना चाहिए, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जब बी वाली चलेगी तब वो सी से पहले पहुंच पाएगी। कह रहा है, देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि कार बी का चालक यह निर्णय करता है कि कार सी के कार ए तक पहुंचने के पहले ही वो कार ए से आगे निकल जाए। तो जाहिर सी बात है कि सी को जितना समय लगेगा ए तक पहुंचने में, जैसे 40 सेकंड लगा था, तो अब उसी 40 सेकंड में हमें बी का त्वरण निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पे 40 सेकंड रखा गया था कि 40 सेकंड में सी पहुंच रही है, तब उसमें कितना त्वरण बी वाले में दें उस 40 सेकंड में यहाँ तक पहुंचे कि और त्वरण भी रहे तो इससे आगे निकल जाए, क्योंकि प्रति सेकंड उसमें वेग में बढ़ोतरी होगी। तो उसी सेकंड इसका वेग इतना रहेगा कि इससे पहुंचने के समय ही ये आगे निकल जाएगी बी वाली सी के। तो इसलिए हमने यहाँ पर 40 सेकंड रखा है, तो इस बात को ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है का अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।